एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री की किताब का चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो। यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाजिज्म की बात हो रही है, हिटलर की बात हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस समय की जर्मन सोसाइटी में, जो कि जर्मनी के ऑक्यूपेशन के अंदर थी, जो जर्मन रेस के थे, आप इस तरीके से बोल लीजिए, हालांकि जर्मन रेस नाम की कोई चीज नहीं है। जर्मनी में मल्टी रेस के लोग हैं, मल्टी कल्चरल एथनिसिटी के लोग हैं, हमेशा से रह रहे हैं, पहले भी रह रहे थे, उस समय पे भी रह रहे थे। लेकिन उस समय पे कॉमन पीपल ने नाजिज्म के खिलाफ कैसे रिएक्ट किया, उन लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ कैसे रिएक्ट किया जो नाजिज्म की प्रोटेक्शन के अंदर थे, जो नाजिज्म की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट थे, जैसे कि ज्यूस, वो क्या सोचते थे उसके बारे में बात करेंगे, और जो लोग इस फिलॉसफी के थे वो क्या सोचते थे उसके बारे में बात करेंगे। बाहर की दुनिया में अगर कोई आदमी बैठा है तो वो तो नाजिज्म की फिलॉसफी को गलत तरीके से देखेगा, क्योंकि 1933 से इस फिलॉसफी को फैलाना शुरू किया हिटलर ने, और 1939 में हिटलर की हरकतों की वजह से शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी के बाहर जो दुनिया है, अगर आप इटली और जापान को छोड़ दो, जो कि उस समय पे जर्मनी के सपोर्टर बन गए थे, तो जर्मनी के बाहर की दुनिया में हर कोई जर्मनी को अपोज कर रहा था, हिटलर के एक्शंस को अपोज कर रहा था। और गांधी जी ने लेटर भी लिखा था हिटलर को, जिसके बारे में बात करेंगे आज। ओके, जर्मनी के अंदर के लोग क्या सोच रहे थे, तो देखिए यहां पे बहुत सारे लोग जर्मनी में नाजी आइज से देख रहे थे। वो नाजी लैंग्वेज में, भाषा में बात कर रहे थे, उनके अंदर गुस्सा और हेट्रेड उमड़ रही थी। देखिए, हर सोसाइटी में कंजर्वेटिव फैक्शन होगा। हिटलर जो कर रहा था वो बहुत से जर्मन लोगों को पसंद आ रहा था। उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर घृणा जूस की तरफ उमड़ रही थी, उनके अंदर घृणा क्रिपल्ड की तरफ, आपका ये जिप्सीज की तरफ, रशियंस की तरफ उमड़ रही थी, क्योंकि वो घृणा उमाड़ने में नाजी प्रोपोगंडा काम कर रहा था। तो भाई बहुत से ऐसे लोग थे जर्मनी के अंदर जो क्यों नाजी आइडियोलॉजी, नाजी फिलॉसफी पसंद आ रही थी, इसलिए जब भी हिटलर कहीं से निकलता था उसको देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, वेव करती थी कि भाई हमारा दाता जा रहा है, हिटलर जा रहा है, ठीक है। और उनके अंदर घृणा आ गई जूस के लिए। जब भी वो जूस को देखते थे तो उनको सस्पेक्ट करते थे, उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। जो जूस के घर थे उनको मार्क कर दिया गया। अगर किसी लोकेलिटी में कुछ नए लेबर्स आके रहने लगे जिनके वेयर अबाउट्स के बारे में लोगों को पता नहीं, तो पुलिस को बता दिया। तो इस तरीके की चीजें जर्मन सोसाइटी में हो रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नाजिज्म की फिलॉसफी को प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नाजिज्म की फिलॉसफी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, उनकी जनरल वेलबींग को अच्छा करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जर्मन एक नाजी था। बहुत सारे जर्मन्स ने एक्टिव रेजिस्टेंस किया इस नाजिज्म की फिलॉसफी के अगेंस्ट। उनको पुलिस ने रिप्रेस किया, लाठीचार्ज में, गोलियां चलाने में उनकी मौत भी हुई है। तो एक तबका ऐसा था जो कि नाजिज्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा था, एक तबका ऐसा था जो कि नाजिज्म की फिलॉसफी को अगेंस्ट था। और वो जर्मन आर्यंस जिनको नाजिज्म प्रोटेक्ट कर रहा था, वही लोग इसके अगेंस्ट थे, जिनको काफी तादाद में मारा भी किया। और जो मैक्सिमम जर्मन्स थे वो चुप थे, वो पैसिवली हर चीज को देख रहे थे। दे वर एपैथेटिक विटनेसेस। ओके, मतलब कि उनके सामने चीजें हो रही हैं और वो उसके प्रति कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं, वो चुप हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चीजें नहीं हो रही हैं। ये तबका सबसे बड़ा था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाएंगे और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई, ये जो जर्मन्स थे जो कि पैसिव ऑन लुकर्स थे, एपैथेटिक विटनेसेस थे, ये बहुत डरे हुए थे। दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, दे वर टू स्केयर्ड टू डिफर विद द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज को अपोज नहीं करना, अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना, वो जो कुछ भी हो रहा था उसको इग्नोर कर रहे थे। दे वर पैसिव ऑन लिकर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, पैस्टर नियमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे, ठीक है। ये वो इंसान थे जो कि जर्मन आर्यन रेस को बिलोंग करते थे और फिर भी ये नाजिज्म की फिलॉसफी को नहीं मानते थे, और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, जर्मन अथॉरिटी के अगेंस्ट। जो जर्मन नाजिज्म की अथॉरिटी थी, हिटलर के अंदर की जो सेना थी, वो ब्रूटल और ऑर्गेनाइज क्राइम्स कर रही थी लोगों के अगेंस्ट नाजी एम्पायर में। तो यहाँ पे पैस्टर निमोलर एक सेंटेंस लिखते हैं, एक फ्रेज लिखते हैं, और इस फ्रेज से आपको सब कुछ, फ्रेज तो नहीं, एक पोएम कह लीजिए, या फिर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी बोलना हो बोल लीजिए, मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो बेसिकली ये क्या लिख रहे हैं देखिए, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट बट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, एंड देन दे केम फॉर जूस बट आई वाज नॉट अ जू सो आई डिड लिटिल। व्हेन दे केम फॉर मी देयर वाज नो वन लेफ्ट टू स्टैंड फॉर मी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले नाजी जर्मनी ने कम्युनिस्टों को मारा,
लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट हूं नहीं, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। अरे भाई मेरे खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्यों कम्युनिस्ट की मदद करूं, तो मैं चुप बैठा। इन्होंने कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया। फिर ये लोगों ने सोशल डेमोक्रेट्स को मारना शुरू किया। अब मैं एक सोशल डेमोक्रेट भी नहीं हूं तो मुझे तो नहीं मार रहे हैं ना, तो मैं तो चुप बैठा हूं, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट को मारना शुरू किया। मैं तो ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं हूं, तो जब मेरा मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं। और फिर इन्होंने ज्यूस को मारा। मैं एक ज्यू भी नहीं हूं, तो मुझे तो नहीं मारा ना, तो मैं चुप हूं। लेकिन जब वो मुझे मारने आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट, ज्यूज, अब कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और अब ये मुझे मारेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ गए यहां पे। तो ये बेसिक यहां पे आप कह सकते हो कि पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन, पैस्टर निमुलर। पैस्टर निमुलर यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो नाजी फिलॉसफी तुम जर्मन सोसाइटी में फैला रहे हो इसको बंद करो, और जर्मनी के लोग ही इसको बंद कर सकते हैं। अगर जर्मनी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो ये नाजी फिलॉसफी फैल जाएगी, और बाद में इसी नाजी फिलॉसफी में तुम्हारी ही इंडिपेंडेंस को सप्रेस किया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही हुआ। हिटलर युद्ध, लेबर यूनियन, एक इंसान की पूरी जिंदगी कैसे डिफाइन की जाएगी ये बोल दिया हिटलर ने। मतलब तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, जो हिटलर बोलेगा, जो नाजी पार्टी के टॉप एलीट ऑफिसर्स बोलेंगे वही होगा। तो ये उस समय पे हो रहा था। फिर यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई मैं आपको बताता हूं। वॉज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेरर। देखिए नाजीज जिन जिन को मार रहे थे, ज्यूस को, जिप्सीज को, रशियंस को, पोल्स को, क्रिपल्ड को, तो जब ये मार रहे थे नाजी विक्टिम्स को, जो लोग चुप बैठे थे, ज्यादातर जो लोग, मैंने भी आपको बताया कि ज्यादातर चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चूंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो क्या ये लोग नाजी विक्टिम्स के अगेंस्ट कुछ इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि ये डरते थे अथॉरिटी से? देखिए कुछ हद तक तो लोग डरते थे, पर डर सिर्फ एक वजह नहीं थी। यहां पे लॉरेंस रीस ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है अलग अलग बैकग्राउंड्स के, और उनको उसने कोट किया द नाजीज आर अर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री में। एर्ना क्रैंस ये एक ऑर्डिनरी जर्मन टीनेजर थी 1930s में। तो 1930s में जो कुछ भी हो रहा था ये उस समय पे अपनी आंखों से देख रही थी, और जब ये इंटरव्यू लिया गया तब ये ग्रैंड मदर थी। इन्होंने रीस को क्या बताया? इन्होंने रीस को यह बताया 1930s एक ऐसा एरा था जर्मनी में जहां पे जर्मनी के लोगों के अंदर एक होप आ गई थी। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए भी होप आ गई थी, जो लोग नीचा दिखाया जा रहा था जिनको कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू, उनके अंदर भी होप आ गई थी। 1918 में जर्मनी हार गया था और जर्मनी को भाई बहुत नीचा दिखाया गया था। तो अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए ये लोग उस समय पे चुप थे। इन लोगों को लगा कि ये फ्यूरर भले ही कुछ गलत कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये जर्मन डिग्निटी के लिए काम कर रहा है। तो भाई लोगों की सैलरियां बढ़ रही थी, जर्मनी के लोगों को ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले समय में उनके ख्वाब पूरा हो सकता है, उनका देश एक रिच नेशन बन सकता है। तो कुल मिला के यहां पे अर्ना क्रैंस क्या बोल रही है कि आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ आई थॉट इट वॉज अ गुड टाइम। यानी अर्ना क्रैंस को उस समय लग रहा था कि अच्छा समय, क्योंकि उससे पहले के जो 10 साल थे जर्मनी के लिए नरक थे। यूके फ्रांस ने लूट लिया जर्मनी को, सारा पैसा जर्मनी से निकालने की कोशिश की। ये यूके, जर्मनी, फ्रांस ये सब कॉलोनियल कंट्रीज थी। जब जर्मनी हारा तो यूके फ्रांस ने जर्मनी से भी जितना पैसा निकल सकता है निकालने की कोशिश की। तो गुस्सा तो आएगा ना जर्मनी के लोगों को, और बाद में जर्मनी के लोगों को लगा कि भाई फ्यूरर के अंदर, हिटलर के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं, तो भाई चलो ठीक है हम फ्यूरर को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके की उस समय पे फीलिंग आ रही थी। अब यहां पे देखिए ये तो हो गया उस समय पे जो जर्मनी के लोग थे, जो आर्यन जर्मनी थे, जिनके दम पे जर्मनी का ये हिटलर राज करा था, ये उनकी फीलिंग थी। ज्यूस का क्या सोचना था? ज्यूस का सोचना बिल्कुल ही अलग था। ज्यूस के बारे में शार्लोट बेराड ने लिखा हुआ है उनकी डायरी में। देखिए शार्लोट बेराड सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश देम इन अ हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में बताया गया है कि कैसे ज्यूस को स्टीरियोटाइप किया जाता था नाजीज के दौरान। उनकी हुक्ड नोसेस दिखाई जाती थी, ब्लैक हेयर और आईज दिखाई जाते। तो खास बात दोस्तों ये थी कि एक समय पे प्रोपोगंडा इतना ज्यादा हो गया कि खुद ज्यूस को लगने लगा कि भाई हमारे अंदर कुछ कमी है, शायद हमारे अंदर कुछ बहुत बड़ी कमी है कि हमको इतना नीचे दिखाई जा रहा है। शायद हमारी हुक्ड नोसेस हैं, शायद हमारे काले बाल, आईज, मतलब हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, जिस तरीके से स्टीरियोटाइप प्रोपोगंडा में नाजीज ज्यूस को दिखाते थे, ज्यूस को एक समय के बाद लगने लगा कि वो वैसे ही है। नाजी का ये जो प्रोपोगंडा था ना, ये ज्यूस को परेशान करता था। ज्यूस के सपने में आ रहा था प्रोपोगंडा। ज्यूस को गैस चैम्बर ले जाने से पहले एक ज्यू अलग अलग प्रकार की मौतें मरता था। देखिए क्या लिखा है, ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स बिफोर दे इवन रीच द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर में तो फाइनल सॉल्यूशन था भैया, खत्म। एक यहां पे आप देखिए ये एक
कंटेनर सा है, मिल्क कैन कंटेनर बोल लीजिए। इस कंटेनर के अंदर वॉरसॉ का जो घटो था ना, वॉरसॉ के जो कंसंट्रेशन कैंप थे, घटोस था, जहां पे बंद करके इलीगल तरीके से ज्यूस को रखा गया था, उन जूस में कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट कागजात था, उनको इस मिल्क कैन में छुपा दिया और उस मिल्क कैन को वहां पे भेज दिया। क्योंकि इन लोगों को ये पता था कि हमारा डिस्ट्रक्शन तो इमिनेंट है, हमें तो मार ही दिया जाएगा, कम से कम हमारे साथ जो हुआ वो हम कुछ लिख के कहीं तो छोड़ जाएं, ताकि आगे की दुनिया को पता चला कि हमारे खिलाफ क्या अत्याचार हुए हैं। और इस तरीके की कैंस डिस्कवर हुए हैं बाद में। ये पर्टिकुलर कैन जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये 1950 में डिस्कवर हुआ। क्योंकि जर्मनी ने अपनी मीडिया को रेगुलेट कर रखा था, तो जर्मनी के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर की दुनिया में उस समय पे नहीं पहुंच रहा था, और ये इन लोगों को पता था। तो इन लोगों को पता था कि देखो, हम तो मर ही जाएंगे, हम जिंदा नहीं बच सकते, तो जो हमारे साथ हुआ वो हम कुछ तो छोड़ के जाएं दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं कि होलोकास्ट के में क्या क्या हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे बाहर निकली। रिजीम के लास्ट ईयर्स में नाजीज क्या क्या कर रहे थे जर्मनी में ज्यूज के साथ, ये दुनिया भर में पता चलने लगा। पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, जिप्सीज के साथ, ये दुनिया को पता चलने लगा। लेकिन एक्चुअली में जब जर्मनी मरा, तब ये बातें पता चली पूरी दुनिया में कि एक्चुअली में क्या क्या किया इन नाजियों ने, किसके साथ, इन ज्यूज के साथ। जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, उस समय पे जर्मनी के हालात बहुत खराब थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा तब भी खराब थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा और खराब थे। हारने के बाद जो जर्मन्स थे वो तो इसी बात में बिजी थे कि भैया अपनी इकोनॉमी को प्री बिल्ड करो, कैसे तैसे करके पैसा कमाओ, हम हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज्यू कम्युनिटी थी, जो थोड़ी बहुत बची थी, उसको ये था कि भाई पता चले, एटलीस्ट मालूम तो चले बाहर की दुनिया को कि हमारे खिलाफ क्या अत्याचार हुए हैं, इन नाजियों ने हमको कैसे मारा है। इसको नाम दिया जाए होलोकास्ट। और यहाँ पे देखिए, एक घेटो का इनहेबिटेंट क्या बोल रहा था कि मुझे जीना है, और मुझे सिर्फ जीना है कि वॉर खत्म होने के बाद आधे घंटे और जीना है। कहने का मतलब यह है कि जर्मनी वॉर में हार गया, वॉर खत्म होने के बाद आधे घंटे में और जी जाऊं, और उस आधे घंटे में मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि इस नाजी जर्मनी ने हम ज्यूस के साथ क्या क्या किया। और कुल मिला के इस इनडोमिनेटेबल स्पिरिट के चलते ये लोग जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को घेटो और कंसंट्रेशन कैंप्स में छुपा के रखा है। इन्होंने नोटबुक लिखी, डायरीज मेंटेन की, आर्काइव्स मेंटेन की, उन आर्काइव्स को छुपा दिया ताकि इनके मरने के बाद किसी को तो वो आर्काइव मिलेंगी, कोई तो पढ़ेगा, कोई तो ये देखेगा कि क्या हुआ। और जब जर्मनी हारने लगा, नाजी लीडरशिप ने क्या बोला कि हार तो हम जाएंगे ही। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, तो नाजी लीडरशिप ने सोचा कि भाई अपने जो भी सोल्जर्स हैं उनको पेट्रोल दो और उनसे बोलो कि जितने भी एविडेंसेस हैं कि हमने इन ज्यूज को इतना मारा, ऐसे मारा, इनको जला दो, ताकि दुनिया को पता ही नहीं चल पाए कि हमने क्या होलोकास्ट किया है। लेकिन ये चीजें कभी छुपती नहीं है। होलोकास्ट में क्या क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री, इसकी मेमोरी नाना प्रकार से बाहर निकल के आई। मेमोयर्स, लोगों ने मरने से पहले जो चीजें लिखी उनके लेटर्स बाद में लिखे। फिक्शन मूवी में इनको बनाया गया, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल, म्यूजियम्स, दुनिया भर में होलोकास्ट में क्या क्या हुआ है ये सबको पता चल गया। और ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो उस समय पे मरे, और ये रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम किया, और उनके लिए भी जो शांत बैठे। क्योंकि जो शांत बैठे हैं वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे जितना वो लोग जो कि कर रहे थे। क्योंकि वो जो शांत बैठे थे वो कहीं ना कहीं खड़े होकर चीजों को रोक सकते थे। अगर जर्मनी की मैक्सिमम जनता खड़ी होकर नाजी ऑनस्लॉट के अगेंस्ट हो जाती तो ये ज्यूज को मारने वाली चीज नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं ज्यूज को बचाने के लिए। डेनमार्क ने जो उनके देश के ज्यूज थे उनको चुपचाप से जर्मनी से निकाला, उसके लिए बोट्स का प्रयोग किया गया। ये एक ऐसी बोट है। तो ऐसे भी बहुत से इंस्टेंसेस यहाँ पे जहां पे लोगों ने रिस्क लेके जर्मनी के ऑनस्लॉट से, नाजियों के, जर्मनी तो नहीं, नाजियों के ऑनस्लॉट से ज्यूज को बचाया। अब ये एक ऐसा एरा था जिस समय पे महात्मा गांधी जी भी एक्टिव थे, और महात्मा गांधी जी को पता चल रहा था कि हिटलर क्या कर रहा है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने लेटर्स लिखे हिटलर को। जो 2 लेटर्स हिटलर को लिखे हैं वो यहाँ पे कोट किए गए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये लेटर्स हिटलर को मिले कि नहीं मिले, बट मोस्ट प्रॉब्ली हिटलर ने इन लेटर्स को पढ़ा होगा। देखिए, जो लीडर्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी होती है। हिटलर लाख गंदा आदमी था, बट उसने दुनिया भर के लीडर्स के द्वारा भेजे गए लेटर को पढ़ा जरूर होगा, भले ही पढ़ के इग्नोर कर दिया हो। तो महात्मा गांधी जी का ये जो लेटर है 100% पढ़ा होगा एडोल्फ हिटलर ने। क्योंकि लीडर्स जब राज करते हैं ना, तो वो दूसरे देशों के राजा को देख के भी राज करते हैं। वो देखते हैं कि हिस्ट्री में राजाओं ने क्या किया, वो देखते हैं कि अदर जगह पे लीडर्स क्या कर रहे हैं। और हिटलर को पता था कि इंडिया में अगर कोई एक लीडर है तो वो गांधी जी हैं। अब देखिए, इस लेटर को वर्धा में लिखा था 23 जुलाई 1939 को गांधी जी ने। क्या बोल रहे हैं गांधी जी यहाँ पे हिटलर को? हिटलर को गांधी जी बोल रहे हैं, हर हिटलर, हे हिटलर, बर्लिन जर्मनी, डियर फ्रेंड, friends have been urging me to write this
टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मेरे दोस्त मुझे अर्ज कर रहे हैं कि मैं आपको ये लेटर लिखूं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आपको एक ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहता। अगर मैं ऐसा लेटर लिखता हूं तो एक इम्पर्टिनेंस दिखता है आपकी तरफ, यानी गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर मैं तुमको ये लेटर लिख रहा हूं तो मैं तुम्हारी तरफ डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा हूं। बट चूंकि इतने सारे लोगों ने मुझको बोला है और चूंकि मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं कम से कम एक बार ये लेटर लिख के आपसे ये अपील करना चाहता हूं। ऐसा गांधी जी हिटलर को बोल रहे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं कि आज की दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जिसके पास ये ताकत है कि वो वॉर को रोक सकता है। अब आप सोचो दोस्तों, गांधी जी ने लेटर लिखा 23 जुलाई 1939 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा सितंबर 1939 में। तो जुलाई के समय से ही और उससे काफी पहले से ही ये बात एकदम क्लियर होने लगी थी कि जर्मनी की जो एक्टिविटीज हो रही हैं और उसके खिलाफ यूके फ्रांस जो जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जंग छिड़ सकती है। तो गांधी जी ने जंग की छिड़ने से बहुत पहले यह लेटर लिखा हिटलर को कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि इस समय पे इस जंग को रोक सकते हैं। आप जो भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो सकता है कि वो आइडियोलॉजी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या उस आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए वॉर करना जरूरी है? क्या बिना वॉर के हम कुछ नहीं कर सकते? मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने नॉन वायलेंस के दम पे बहुत कुछ अचीव किया है इंडिया में, आप भी तो कर सकते हो, ये वॉर क्यों छेड़ रहे हो? ये गांधी जी बोल रहे हैं हिटलर को अपने पहले लेटर से। और फिर जो दूसरा लेटर गांधी जी ने हिटलर को लिखा, वो लिखा दिसंबर 24 1940 को। यहां पे देखिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं। We have found in non-violence a force which, if organized, can without doubt match itself against a combination of all the most violent forces in the world. In the non-violent technique, as I have said, there is no such thing as defeat. It's all do or die without killing or hurting. It can be used practically without money and obviously without the aid of science of destruction, which you have brought to such perfection. यानी गांधी जी बोल रहे हैं कि इंडिया में हमने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके वो अचीव किया है जो दुनिया की वायलेंट फोर्सेस नहीं अचीव कर पाई। हमने डू और डाई का सिद्धांत देके बिना किसी को मारे, बिना किसी को हर्ट किए, बिना पैसों की मदद से, बिना साइंस की मदद से अपने इंडिपेंडेंस के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के इतना पास पहुंचे हैं। और इसी साइंस की मदद से आपने पूरी दुनिया में तरखाट मचा रखा है, सबको मार रहे हो इतने परफेक्शन के साथ। क्या आप ये सही कर रहे हो? और आपको क्या लगता है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये गांधी जी हिटलर को बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो साइंस डिस्ट्रक्शन की तुम मना रहे हो, ये तुम्हारी मोनोपोली है? तुमको क्या लगता है कि तुम नए नए तरीके बना के दूसरों को मारोगे तो कोई दूसरा तुम्हारे जैसे तरीके बना ही नहीं पाएगा? आज की डेट में तुम ताकतवर हो, कल की डेट में ब्रिटिश भी ऐसे ही वेपन्स बना के तुमको ही मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम क्रूअल बन के नए नए तरीकों को इजाद करके लोगों को मारोगे, क्रूअल्टी दिखाओगे, तो तुम्हारे लोगों के ऊपर क्रूअल्टी वापस नहीं आएगी क्या? तुम्हारे लोगों के ऊपर भी क्रूअल्टी वापस आएगी। और तुम कुछ लेगेसी नहीं छोड़ रहे हो अपने लोगों के पास, ठीक है? कोई जर्मन लेगेसी नहीं है। जिस जर्मन आयरन रेस का नाम लेके तुम लोगों को मार रहे हो ना, कल की डेट में तुम्हारे इन्हीं एक्शंस की वजह से उसी रेस को लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और एक्चुअली में बाद में हुआ ये। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ह्यूमैनिटी के नाते इस वॉर को बंद कर दीजिए। ये बोला मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, किससे? हिटलर से। लेकिन हिटलर अपने ही दिमाग का आदमी था, उसको कुछ भी बोल दो, उस पर फर्क तो पड़ने वाला था नहीं। और ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी ने हिटलर को उस समय पे लेटर्स लिखे हैं, दुनिया भर के लीडर्स ने उस समय पे हिटलर को लेटर लिखे थे। बट हिटलर एक अलग ही आदमी था, ठीक है? एक ऐसा इंस्टेंस है जहां पे हिटलर ऑलमोस्ट मरते मरते रह गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मर जाता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। अच्छा ही होता मर जाता, कम से कम इतनी ब्रूटैलिटी तो नहीं होती। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। हिटलर के राइज को कहीं ना कहीं उसकी बायोग्राफी में कैप्चर करके मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अभी के लिए तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे खत्म हो रहा है। जल्दी ही मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।